जो स्वामी सुखदेवानंद संकुल विद्यालय महाविद्यालय के अधिष्ठाता स्वामी जी का धन्यवाद करता हूं। इस मंच पर उपस्थित महाविद्यालय प्राचार्य श्री अवनीश कुमार मिश्रा जी, विधि महाविद्यालय के सचिव जो हैं, साथ में विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार बनवाल जी, पुरातन छात्र परिषद के संयोजक फिरोज हसन खान साहब, हमारे भाई कटरा विधायक प्रिंस जी, व इस सभागार में उपस्थित सभी पुरातन छात्र परिषद के और इस लॉ कॉलेज के पुरातन छात्रों का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। सर्वप्रथम मैं इस गौरवमयी आयोजन के लिए आयोजन समिति को बधाई देता हूं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आयोजन का हिस्सा बनने का सौभाग्य मुझे आपने प्रदान किया। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस पुरातन छात्र सम्मेलन में सम्मिलित सभी पुरातन छात्र छात्राओं, जिसमें से ज्यादातर वर्तमान में अधिवक्ता हैं या अपने जीवन के एक सुंदर भविष्य बनाने के लिए प्रयासरत है, मैं आप सभी से कुछ मुद्दों पर बात करना चाहता हूं, कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि पुरातन छात्र सम्मेलन है, मुझे भी अपने कॉलेज लाइफ के, स्कूल लाइफ के कुछ अनुभव याद आ गए और बहुत अच्छा लगा कि पुरातन छात्र सम्मेलन जरूर होना चाहिए, जिसकी वजह से पुराने छात्र भी सम्मिलित हो सके और अपने अनुभव शेयर कर सकें। वरना तो एक बार जब आप लाइफ में शुरू हो जाते हैं तो आपको ये ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। क्योंकि हम सब विधि के छात्र हैं, विधि के छात्र पूरे जीवन शिक्षा ग्रहण करते हैं और समाज में अपना योगदान देते हैं। हम सब बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि इस शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में जन्मे हैं, शिक्षा ग्रहण की है, पले बड़े हैं। हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। शाहजहांपुर के प्रत्येक छात्र में इसका शाहजहांपुर का अपना एक गौरवमय इतिहास है। मैं शाहजहांपुर की तहसील पुबाया में जन्मा और शाहजहांपुर, बरेली, लखनऊ में शिक्षा ग्रहण करने के बाद पिछले 18 वर्षों से मैं इस प्रोफेशन में हूं और इस प्रोफेशन में मैंने 18 वर्ष पूर्व अपने पिताजी श्री राम कुमार त्रिवेदी जी के सानिध्य में दीवानी और फौजदारी की वकालत शुरू की और साथ ही साथ आज इस वर्ष मैं सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव पद का चुनाव जीतकर आप लोगों के समक्ष महासचिव पद के तौर पर आप लोगों के अपने अधिवक्ता भाइयों के नेतृत्व करने की भी जिम्मेदारी जो हमको आप लोगों ने दी, उसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि हम लोग विधि के छात्र हैं तो जीवन भर सीखना ही हमारा धर्म है। हमारे महान राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। देन हम लोगों को पूरे जीवन भर सदैव पढ़ते रहना है। कहा भी जाता है कि अगर जिसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है तो वो वकालत कर ले, पूरी जिंदगी पढ़ता रहेगा। हम लोगों को हमेशा ही सीखना है। हम लोगों को सीखने के समय में बहुत से कष्ट भी झेलने पड़ते हैं जब हम लोग प्रैक्टिस में आते हैं। इसके लिए आप लोगों के मध्य एक उदाहरण रखना चाहूंगा कि जब कोई मूर्तिकार 2 पत्थर एक ही पहाड़ से ले आता है और उन 2 पत्थरों में जब मूर्तिकार अपनी चोटी देना शुरू करता है, जो पत्थर उन चोटों को सह नहीं पाता है, मूर्तिकार से मेरा मतलब अपने गुरुजन और सीनियर से है। आप लोग क्योंकि छात्र हैं, आपने यहाँ जो अपने स्टूडेंट लाइफ में अपने गुरु लोगों से सीखा, उनसे जो चीजें आपने सीखी, या उसके बाद जब आप प्रैक्टिस में आते हैं, हमारे यहाँ बार में बैठते हैं, तब आपके सीनियर्स आपको सिखाते हैं। जिन लोगों ने वो चोटें नहीं सह पाते हैं तो वही पत्थर चोटें जो नहीं सह पाता कंकड़ कंकड़ में बदल जाता है और अपना अस्तित्व ही भूल जाता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है। लेकिन वही दूसरा पत्थर जो उन चोटों को सह लेता है और एक मूर्ति के रूप में आ जाता है, जब मूर्ति के रूप में आता है
मूर्ति उसमें एक अगर भगवान जी की बनी है तो वो मंदिर में विराजमान होती है, और मंदिर में विराजमान होने के बाद हर कोई उसके सामने मत्था टेकता है। तो पत्थर दो एक ही पहाड़ से आए थे, लेकिन जो चोटों को सह गया वो कंकड़ चोटों को नहीं सह पाया, वो कंकड़ हो गया, और जो चोटों को सह गया अपने को निखार ले गया वो शंकर हो गया, और सभी लोग उसके सामने माथा टेकते हैं। आजकल जिस प्रकार से हम लोगों के, क्योंकि हम सभी लोग विधि के छात्र हैं और अधिवक्ता समुदाय से हैं, हम लोगों के प्रति समाज में अलग अलग बातें उठती हैं। अच्छी बातें भी हैं तो कुछ खराब बातें भी होती हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इस सब की भी जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम अधिवक्ता वर्ग एकमात्र ऐसा वर्ग है जो कर्मयोगी वर्ग होता है। आप ऐसे एक वर्ग से आते हैं जहां आप हर समय समाज की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप पर सर्दी, गर्मी या बरसात का फर्क नहीं होता है। आपके पास जैसे ही कोई क्लाइंट आता है, आप उसकी मदद के लिए आप अपने जो भी आपको नॉलेज है, जो आपको ज्ञान है, जो मदद आप कर सकते हैं, आप तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। आप ना तो समय पर मौसम का देखते हैं, ना अमीरी गरीबी का फर्क आप पर पड़ता है। ये सिर्फ अगर मादा होता है तो हम अधिवक्ताओं में, कर्म योगियों में होता है। कभी भी किसी वेतन भोगी में ये दम नहीं हो सकती है कि वो बिना किसी भेदभाव के अपनी तुरंत पर मदद के लिए तैयार हो जाए। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जब जब भी सत्ता या व्यवस्था के परिवर्तन की बात हुई है तो हमेशा ही काले कोट वाले ही नजर आए हैं। ऐसी कोई लड़ाई आज तक नहीं लड़ी गई जिसमें काले कोट वाले शामिल ना हुए हों। चाहे अमेरिका में दास प्रथा को खत्म करके पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी हो, चाहे अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा जी हो या बिल क्लिंटन, सबके सब पेशे से अधिवक्ता थे, वकील थे। हम इसलिए ये बात आपको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, और अधिवक्ताओं के लिए जो बात कही जाती है तो ऐसे बड़े बड़े जगह भी जो है वो सिर्फ अधिवक्ता ही पहुंचते हैं। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, जब हिंदुस्तान हमारा स्वतंत्र नहीं था उस समय, चाहे दादा भाई नौरोजी की बात करें या सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की बात करें, स्वतंत्रता के समय पहले गोलमेज सम्मेलन का अगर प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला तो महात्मा गांधी जी हो, या दूसरे सब गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी हो। दोनों ही पेशे से वकील थे और कोई भी वहां पर नहीं था। जिस तरीके से जब देश आजाद हुआ तो प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हो, सब पेशे से वकील ही हुए हैं। मजदूरों के हितों की रक्षा करने की जब बात आती है तो लड़ने के लिए लाला लाजपत राय जी थे। शिक्षा के क्षेत्र में अगर वकीलों के सहयोग की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ने वाले, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कोई और नहीं, मदन मोहन मालवीय जी थे। और जहां बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय से साथ हमारे प्राचार्य डॉक्टर संजय बनवाल जी भी आते हैं। ऐसे गौरवमयी वो अमिट छाप पेशे से वकील मदन मोहन मालवीय जी थे। आज तक ऐसी कोई सरकार, चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की हो, जिसमें अधिवक्ता ना रहे हो, चाहे अरुण जेटली जी हो या सुषमा स्वराज जी, जनार्दन मिश्रा जी हो या राम जेठमलानी जी हो, आज की डेट के हरीश साल्वे जी हो, या सभी अधिवक्ता वर्ग के जो वरिष्ठ नाम हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी हो, या 22 मुख्यमंत्री अभी तक जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उनमें से 9 मुख्यमंत्री जो हैं वो पेशे से वकील हुए हैं। पी रामकृष्णम राजू बनाम भारत संघ 2014 में एक केस साइड किया माननीय उच्चतम न्यायालय ने, और उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बार में एक सफल वकील द्वारा प्राप्त अनुभव और ज्ञान को कभी भी किसी भी दृष्टिकोण से न्यायिक अधिकारी द्वारा प्राप्त अनुभव को देखते हुए कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। एक वकील का त्रिपक्षीय संबंध होता है। पहला संबंध उसका जनता के साथ होता है। हमेशा समाज में जो संदेश अधिवक्ताओं की तरफ से आता है वो जनता से पहला होता है। दूसरा संबंध उनका हमेशा अदालत से होता है, और तीसरा अपने मुवक्किल के साथ होता है कि उसे हम उसका जो अधिकार है वो दिला सकें। वकील ही वह है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उच्चस्थ पद पर भी आसीन होता है। वह एक विधि का छात्र ही होता है जो हम लोगों में पहुंचता है उच्चस्थ पद, जिसके आगे कोई भी इलेक्टेड पद जो है वो छोटा हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता
कि यदि आप सोचते हैं कि ये सभी नाम जो मैंने अभी तक लिए हैं ये सब बहुत बड़े बड़े नाम मैंने ले दिए, ये सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम लोग वो नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब वो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जब उनकी एलएलबी चल रही थी, उनमें और आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं था। वो लोग भी मेरे और आपके जैसे ही एक सामान्य लोग थे। जीतने वाले कुछ अलग कुछ नहीं करते हैं, जो बड़ा नाम कमाते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, सिर्फ उनका काम करने का तरीका अलग होता है, उनका ढंग अलग होता है। क्योंकि आप सभी लोग हमसे जो पुरातन छात्र जो इस कॉलेज के हैं वो लगभग मुझसे सभी जूनियर हैं, क्योंकि इस कॉलेज की जब स्थापना हुई उस समय मैं एलएलबी करके आ गया था। लिहाजा मैं आप लोगों को एक संदेश भी देना चाहता हूं कि अगर जीवन में कुछ पाना है, लोग इसलिए नाकामयाब नहीं होते हैं कि उनमें अकल कम है या उनके पास दिमाग नहीं है या काबिलियत नहीं है। अगर वो किसी वजह से नाकामयाब होते हैं तो उसकी वजह होती है 4D। 4D क्या है? 4D में फर्स्ट डी अगर आती है तो वो डिजायर है, इरादा है कि आप कहां जाना चाहते हैं, आपके इरादे क्या हैं। सेकंड डी है डायरेक्शन, आप किस रास्ते को चुनते हैं। थर्ड डी है आपका डेडिकेशन, समर्पण, कि आप जो लक्ष्य तो बनाए हैं उस लक्ष्य के लिए आप समर्पित कितना है। अगर आपने लक्ष्य को समर्पित नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तो आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और फोर्थ डी है, हम आप सब लोगों को उससे कहना चाहेंगे, क्योंकि विद्यालय की भी अपनी एक परंपरा होती है और वो जीवन में सदैव चलती है। जिस व्यक्ति के अंतिम सांस तक उसकी जरूरत होती है वो लास्ट अगर डी है तो वो डिसिप्लिन है, अनुशासित जीवन है। अगर आप अनुशासित जीवन जिएंगे तो आप निश्चित सफल होंगे। ऐसी कोई भी वजह नहीं हो सकती जो आपको कामयाब होने से रोक ले, जो अगर आप इन 4D चीजों को अपनाते हैं। क्योंकि समय की भी अभाव है, वैसे बहुत चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, लेकिन हम अपनी 2 लाइनों के साथ अपनी बात को विराम देंगे। लक्ष्य ना उधर होने पाए, कदम बढ़ा कर चलता चल, मंजिल तेरे पद चूमेगी, आज नहीं तो निश्चित कल। आप लोगों को मैं निश्चित कहता हूं कि आप लोग लक्ष्य अपनाइए और 4D का अनुसार जो है अनुसरण कीजिए, आप निश्चित सफल होंगे और जीवन में आपका अपना एक अलग व्यक्तित्व होगा। किसी भी क्षेत्र में आप जब जाएंगे तो आप इस महाविद्यालय को याद किया जाएगा कि उस महाविद्यालय से निकले हो। जैसा कि अभी प्रिंसिपल साहब ने कुछ लोगों के नाम लिए, वहां तमाम नाम होंगे जो यहाँ पर लगेंगे कि हाँ इस विश्वविद्यालय के हैं। आप लोगों को आत्ममंथन करना है, लक्ष्य बनाइए और उन्नत के रास्ते पर चलिए। जय हिंद, जय भारत।